आखिर जन स्वराज के पास ऐसा क्या मंत्र है कि यहाँ बिहार में 1 साल में पलायन बंद कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक अगर 10-12-15 हजार के रोजगार होगी तो पलायन लोग ना करी। कुल 50 लाख से ज्यादा लोग, 50 लाख से ज्यादा युवा जो है वो बाहर गया है मजदूरी करने। जो लोग बाहर गया है मजदूरी करने वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया कमाता है और खर्चा के बाद घरे 6 से 8 हजार रुपया भेजता है। तो अगर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाए तो कोई आदमी उसमें जाना नहीं चाहेगा। तो ये व्यवस्था कैसे होगा? तो हम लोग जन स्वराज में कहते हैं कि रोजगार मिलने का क्या उपाय है। बिहार में आदमी बुझेला कि सरकारी नौकरी हुई, कितना आदमी आके पूर्वक कहता कि हम 10 लाख नौकरी दे दे, लड़का वही में अजुराई पालन की सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर हुई। तो वह एगो आंकड़ा याद रखी कि पिछला 78 साल में बिहार में जितना आदमी सरकारी नौकरी आज कर रहा बड़ा, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी को भी जोड़ लीजिए, सबका संख्या गिनिएगा तो 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी है। 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी मिला है 78 साल में। मतलब 1.97%, करीब करीब 2% आदमी को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी से तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ आदमी कहता है कि भैया फैक्ट्री लग जाए तो उसे रोजगार मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था बा, जिसमें तनी मनी भी इकोनॉमिक्स समझत हुई, अर्थशास्त्र अगर समझते हैं आप, तो जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है इसका 3 पिलर है। खेती है, फैक्ट्री है और तीसरा है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। होटल बा, अस्पताल बा, स्कूल बा, रेस्टोरेंट बा, गाड़ी बा, जितना चीज कंजम्पशन जो आप खा पी रहे हैं, तो करीब करीब खेती और फैक्ट्री अगर दोनों मिला दीजिएगा तो 35% होता है। 65% है सर्विस सेक्टर। सैलून कोई खोला है, कोई मिठाई का दुकान खोला है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई टैक्सी का धंधा किया है, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो 100 रुपया के अर्थव्यवस्था में 65 रुपया ये सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आपके पास पूंजी होना चाहिए। पैसा रही तबे ना लोग रोजी रोजगार करो। तो बिहार में पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है। यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। आपको लगता है कि यहां लोगों का पलायन होता है। लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है कि यहां से पूंजी का पलायन हो रहा है। एजा बैठल इतना आदमी मान, बहुत विद्वान लोग भी बैठे हुए होंगे, आपको यह शायद पता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक, जो आप और हम अपने बैंक में यहां जमा करते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला बिहार से बाहर भेजता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ये आंकड़ा कहां से बा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। बैंक जो है, बैंक का जिम्मेवारी है कि जितना रुपया बैंक में जमा कीजिएगा उसका 70% पैसा आपको, समाज को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए, जिससे आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, धंधा रोजी रोजगार कर सकें। तो पूंजी का यही 2 स्रोत है। पूंजी आदमी के पास कहां से आता है? जो पैसा आप कमाते हैं, जो खर्चा के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बैंक से कर्जा लिए, वो आपका पूंजी है। मान लीजिए घर बनावता नहीं, 1 लाख रुपया बचत कैले बानी, 4 लाख रुपया बैंक से लेनी तो 5 लाख के घर बनावता नहीं, फिर धीरे धीरे कर्जा वापस करो। तो ये जांचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो। सबके ना भी बुझाई तर बुझी कि एगो आंकड़ा होला कि कितना रुपया बैंक में जमा भइल और कितना रुपया बैंक वाला लोन के तौर पर समाज को दिया। देश में कानून है, संविधान है कि बैंक में अगर 100 रुपया जमा हो तो 70 रुपया बैंक को वापस समाज को देना है, धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। बिहार में बैंक वाला देता है कितना? 40 रुपया। बाकी पैसा कहां जाता है? बाकी पैसा बैंक वाला उस राज्य में भेजता है जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। पिछला साल बुझाता बिहार में इतना गरीबी बा, आदमी सोचा था कोई बाहर से आई तो फैक्ट्री लगा दी, तो कोई फैक्ट्री लगाई तो 2-4-10 हजार करोड़ रुपया लगाई। पिछला साल बिहार के गरीब जनता ने बैंक में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिए, जितना बैंक बिहार में है इसमें हम लोग मिलकर पैसा जमा किए 4,21,000 करोड़। अब बैंक वाला पैसा आपको लोन पर कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। अगर 70% सीडी रेशियो होता तो बिहार में 2,80,000 करोड़ रुपया आपको लोन के तौर पर मिलता। तो जो घर आज 4 कमरा के बनैले बानी, 8 कमरा के बनी थी। आप एगो छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो बड़ा रेस्टोरेंट चलाने लगते, छोटा व्यापार कर रहे हैं बड़ा व्यापार करने लगते, खेती में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो हर साल 2 लाख करोड़ रुपया गया, तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री भइलन तब से लेके पिछला साल तक
बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया आपका हमारा पैसा बैंक वालों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। 50 लाख आदमी गइलन, लेकिन 26 लाख करोड़ रुपयों एजा से चल गई। तो ये पूंजी का पलायन है। अब आप कहिएगा भैया ये रवा कौन नया ज्ञान देता, नहीं बिहार में तो कोई बातें नहीं करते कर, ये कौन पलायन है? 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए, अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में जब इन्वेस्ट होता तो यहां पर कितना रोजी रोजगार पैदा होता। और ऐसा नहीं है कि बैंक का मनमर्जी है कि आप कितना पैसा लोन दीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, देश के स्तर पर एक कमेटी होती है जिसका चेयरमैन होता है खुद प्रधानमंत्री, और हर 15 दिन पर यह आंकड़ा देखा जाता है कि बैंक में कितना रुपया जमा हुआ, बैंक वाला कितना लोन दिया। बिहार में राज्य के स्तर पर उस कमेटी का चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे बिहार में सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, दरोगा मुख्यमंत्री के बात नहीं सुनत, वैसे बैंक वाला भी उनकर बात नहीं सुनत। अब बिहार में आदमी के समझ भी नहीं थे। आज तक आप कहीं किसी सभा में ये नहीं सुने होंगे कि भैया पूंजियों के पलायन बिहार से होता। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बा, ओकरा से पूछो कि भाई प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया यहां से चला गया, तो कहेगा ये क्या होता है। तो जन सुराज का मंत्र यह है कि अगर बिहार में 70% जो राष्ट्रीय औसत है, अगर बैंक के साथ मिलकर सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा यहां पर लोगों को मिलने लगेगा, घरे घर रोजी रोजगार होने लगेगा। तो ये जन सुराज का पहला मंत्र है घरे घर रोजगार देने का। दूसरा मंत्र यह है कि मनरेगा को सीधे खेती से जोड़ा जाए। जन सुराज ने कहा कि जितना आदमी धान गेहूं की खेती करता, अगर आप ये धान गेहूं का, मकई का खेती छोड़ के आप अगर नगदी फसल का खेती कीजिए, मसाले का खेती कीजिए, सब्जी का खेती कीजिए, लहसुन प्याज उगाइए, मसाला उगाइए, तो आपको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। एक फायदा क्या हुई कि रउआ मजदूर मिल जाए मुफ्त में, मनरेगा के चोरी हो जाए बंद, 1 रुपया हमनी के लागी ना, कहा से कि मनरेगा के पैसा दिल्ली से आवता। आ जौन मजदूर रउआ के दिया 2 बीघा पर, तो रउआ ओकरा से काम कराई। अभी तक क्या होता कि जितना नीचे पंचायत वाला 40% चोरी करके मनरेगा के लूट मचल बा। तो जो कृषि का पलायन है, एक और लोग जाता पंजाब में, हरियाणा में खेती मजदूरी करे, आ एजा जो खेती करता वो कहता भैया क्या है, पहले खैनी खेती करत रही, पहले प्याज उगावत रही, लेकिन मजदूर मिलते नहीं, कहीं से खेती बंद कर देनी। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो कृषि का मजदूर है उसका पलायन रोकना है तो मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, किसान को फायदा होगा, किसान को मजदूर मुफ्त हो जाएगा, और लाखों लोग जो जा रहा है पंजाब में, हरियाणा में खेत काटने, वो बिहार में ही काम करने लगेगा। और तीसरा जो काम हम लोग कर रहे हैं, तीसरा जो रोजगार का पलायन रोकने का तरीका बताया, दुनिया में जितना एक अर्थशास्त्री बाड़न, तो एगो स्कीम कहल जाला इंटरेस्ट सबवेंशन। रुआ कर्ज क्यों, आप रुआ कर्ज काहे ना लीला? कर्ज से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। भैया कर्जा 1 लाख रुपया दे, 10,000, 12,000, 15,000 रुपया ब्याज लागी, तो आदमी डर के मारे बिजनेस व्यापार करने से आदमी डरता है। तो इसलिए हम लोग इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बात कर रहे हैं। मतलब रुआ 1 लाख रुपया बैंक से लोन ले, तो रुआ के कहल जाता है कि खाली ऊपर ब्याज 4 रुपया दी, 6 रुपया सरकार की ओर से दिहल जाए, ताकि जितना युवा बारन महिला लोग बा, घरे घर लोग लोन ले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेके छोटा छोटा काम करो, और ब्याज 4 रुपया लागो। ऐसे फायदा का होई? फायदा ये होई कि बजट से मान ले कि 1 लाख करोड़ रुपया अगर लोन लोग ले लिया, तो सरकारी खर्चा आएगा खाली 6,000 करोड़ रुपया। कहीं से कि 4,000 करोड़ रुपया रुआ दे ब्याज, और 6,000 करोड़ रुपया सरकार दी, और में 1 लाख करोड़ रुपया घरे घर बट जाए। 1 लाख करोड़ तो घरे घर आदमी कोई गाय खरीदी, कोई मुर्गी फार्म खोली, कोई दुकान खोली, कोई यूट्यूब बना ली, कोई टैक्सी कर ली। तो ये 3 चीज हम लोग करेंगे। पहला चीज, बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बैंक से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने का स्कीम है। 3 महीना के अंदर उसको रोक दिया जाएगा। ये बैंक जिनका बिजनेस करे के बाद उसको पैसा लोन यहीं देना है, लोन नहीं देगा तो साला ब्रांच उसका बंद करेंगे, बाहर जाओ भाई। अगर बिहार में पैसा जमा हो रहा है तो बिहार में लड़कों को लोन मिलना चाहिए। दूसरा बात, मनरेगा को सीधा कृषि से जोड़ा जाएगा। और तीसरी बात, जितना महिला युवा है जो कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करना चाहता है, उसको खाली 4 रुपया ब्याज पर लोन मिले, ताकि सब आदमी घरे घर रोजी रोजगार करस। तबे उपाय बा, ना तो कोई सरकारी नौकरी है। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। बताइए भला, 78 साल में 23 लाख आदमी के नौकरी मिलल, आई कहता कि हम 10 लाख हम दे देनी। कितना आदमी लड़ रहा बा? नीतीश कुमार कहता कि हम देनी 5 लाख, लालू तेजस्वी कहता कि ना हम देनी 5 लाख। हम कहते भाई कोई गलत नाम तो खाली प्रकाशित कर दे यार, कि कौन 5 लाख आदमी के मिलल बा, नमवा तो बताओ। कोई नाम नहीं के बताओ कि कौन 5 लाख आदमी के नौकरी मिलल बा। किसी को नौकरी नहीं मिली है, फर्जी बात करता है। पहले से जो शिक्षक थे, पहले से नियोजित शिक्षक था, उसी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, कहा कि नौकरी दे दिए। अरे भाई वो आदमी तो पहले ही नौकरी कर रहा था। जौन बचल खुचल बा, डोमिसाइल नीति गलत होने से
जौन 50,000 आदमी शिक्षक नया बहाल भइलन, उनमें आधा से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश का आदमी बहाल हो गया है। हम लोग का लड़का जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है, यूपी मध्य प्रदेश का आदमी आकर बिहार में शिक्षक बन के घूम रहा है। ये नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का इतना चस्का लगा हुआ है, कह रहा है कि भैया दूसरा राज्य का आदमी आके नौकरी करेगा तो वजह पर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ जाएगी। तो ये 3 रास्ता है मेरे भाई। पूंजी की उपलब्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार बोलचाल के भाषा में एक उदाहरण समझी। मान ली कि बाल काटे आवता, मन भइल कि एक माह में जाके एगो भैया हम सैलून खोली, 20,000 रुपया बा, एक माह गई नहीं तो पता चलल कि दुकान सैलून खोले में 1 लाख रुपया खर्चा हुई, तो 20,000 रुपया बा। बैंक के पास गई नहीं, भैया हमरा के लोन दी 70,000, हम सैलून खोले चाहता नहीं, बैंक वाला बिहार में लोन नहीं देता है, तो 20,000 रुपया का क्या होगा? वो आदमी यहाँ से 2,000 रुपया का टिकट कटाएगा, जाएगा बॉम्बे, 5,000 रुपया खोली वाले को देगा एडवांस, धारावी में कहीं स्लम में जाकर रहने के लिए, 2-3 हजार रुपया खर्चा करी बेचारा, हो जाके कोनो दलाल उलाल के पकड़ के कहीं फैक्ट्री में कहीं सैलून में नौकरी लगी। तो जो 20,000 बचाया था वो भी खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ सैलून चला सकता था, 4 आदमी को रोजगार दे सकता था, अपने परिवार के लिए 20,000 रुपया कमा सकता था, वो यहाँ पर एगो छोटा मोटा व्यवसायी हो सकता था, वो जाकर बॉम्बे में मजदूर बन गया। अगर उसको पूंजी यही उपलब्ध हो जाता तो यहाँ पर सैलून खोलता, 4 आदमी को रोजगार देता और अपना परिवार भी चलाता। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है उसको पहले पढ़ाया जाए, और जेकर उम्र 15 साल से 50 साल बा ओकरा हाथ में पहले पूंजी दिहल जाओ। बिहार के लड़कन के पास वो ताकत बा, हमने के रोजी रोजगार अपने आप करे लागल जाई, पैसा हमने के चाहिए। गुजरात में सबसे पहले पैसा कब हुआ? जब अमूल के नाम सुन ले बानी, ऑपरेशन फ्लड के तहत गुजरात के घर घर में विश्व बैंक से पैसा लाकर महिलाओं को 2-2 लाख 1-1 लाख रुपया दिया गया। लोगों ने गाय भैंस खरीदा और कोऑपरेटिव से दूध जब बिकना शुरू हुआ, घरे घर 500,000 रुपया नगद पैसा आने लगा, वहां से गुजरात की तरक्की शुरू हुई है। अब बिहार में दुर्दशा का बा, 2 भैंस खरीदे के बाद कोई के तो पैसा नहीं है, कहां से खरीदेगा गरीब आदमी? किसी से जाकर पूछिए, कहता भैया कै गो, हम रास्ता चलते हैं पैदल, पूछते हैं कै गो मवेशी है, तो कहता भैया 1 गो भैंस बिया। एक से पहले कहा भैया बाबूजी के भी 1 गो भैंस रहे, हमरो भी 1 गो भैंस बिया। वो बढ़ा नहीं सका है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी की उपलब्धता, जिस दिन पूंजी यहां उपलब्ध होगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुक जाएगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं।